राधे राधे श्याम श्याम आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों हम आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ आपकी जो होने वाली है वो यूपीपीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी अभी तक जो है पेपर करवाए गए हैं 1990 से लेकर और 2024 तक के सभी जो है प्रश्नों को हम कराने वाले हैं आपके। अब वो चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो या साइंस से रिलेटेड हो, सभी प्रश्नों को हम आपको कवर कराने वाले हैं। और आज की ये हमारी पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी जो है एक नई श्रृंखला जो है आपके लिए शुरू की जा रही है। अगर आप सभी का जो है इसको प्यार मिलेगा तो हम इसको जो है कैरी करेंगे, वरना जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके जो है बंद कर देंगे और बाद में जब कोई एग्ज़ाम आएगा तब हम शुरू करेंगे। वैसे ये सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो या जीआईसी लेक्चरर का हो या यूपी में कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका इतिहास और ज्योग्राफी या भूगोल और साइंस ये सभी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। इसके माध्यम से आप जो है लगभग सभी पीवाईक्यू आपके कवर हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊँ या इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ या इस सीरीज़ को जो है रोक दूँ, ये आप सभी के हाथ में है और आप सभी जो है ज़रूर बताइएगा। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि ये जो है ट्रायल क्लास है। अगर आप लोगों का सहयोग जो है काफ़ी अच्छा रहा तो इसके अलावा भी हम जो है ज़्यादा लंबी जो है क्लासेस लेने का प्रयास करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी यूपीपीएससी के द्वारा पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं 1924 से 1900 जो है 90 से लेकर 2024 तक ये सभी हम आपको कवर करवा देंगे। तो ये आपके जो है यूपी के एग्ज़ामों में आपके लिए जो है ये रामबाण होने वाला है। तो आप सभी जो है इसको मिस मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे जो है चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो इसे जो है बुक की आप ई-पीडीएफ के लिए आपको जो है ये नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो इस बुक का जो है फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ये आपका घटना चक्र जो है ऑफिशियली आपको ये ई-पीडीएफ इसकी दे भी देगा। ठीक है, इसके लिए आपको घटना चक्र का जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको इसका जो है ई बुक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो हम जो है देरी नहीं करेंगे और अपनी क्लास को जो है शुरू करेंगे। देखिए हमारे सेशन का पहला सवाल है कि रॉबर्ट्स ब्रुसफुट थे। अब रॉबर्ट्स ब्रुसफुट क्या थे ये आपको बताना है। तो आप इसका जो है आंसर भी देख पा रहे होंगे। इसका जो सही जवाब है, रॉबर्ट्स ब्रुसफुट जो थे ये एक जो है भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो इसीलिए आपका ए और बी जो है इसका दोनों सही हो जाएगा। और देखिए पहले क्वेश्चन में आपको आंसर दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं दिखेगा। एक बार जब मैं आपको बता दूंगा कि आंसर क्या है उसके बाद आपको जो है सही विकल्प और एक्सप्लेनेशन दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये लोअर यूपी लोअर में पूछा गया था 2015 में। देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रुसफुट जो है ब्रिटिश भूवैज्ञानिक जो है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे और जियोलॉजिकल सर्विस से संबद्ध रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए और बी जो है ये दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसने किया था ये आपको बताना है। कोपेनहेगन जो संग्रहालय है इसकी सामग्री से किसने जो है इसको जो है पाषाण जो है इसको 3 भागों में बांटा था, पाषाण, कांस्य और लोह युगीन का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थॉमसन ने ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन जो है क्रिश्चियन जर्गेनसेन थॉमसन ने किया था। अगला सवाल देखिए, इसको जो है आपको सही सुमेलित करना है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो हम इसको मिला लेते हैं। देखिए एक जो है पुरातात्विक स्थल एक तरफ दिया गया है और वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम नेवासा की बात करें, नेवासा आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो पहले का जो है 3 हो जाएगा। इसके अलावा पहले का आपका 3 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ईसमपुर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये आपका कर्नाटका में देखने को मिलेगा। 3 के बाद 4 हो जाएगा। और डीडवाना जो है डीडवाना आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ये 3 4 के बाद 1 हो जाएगा। और गुडियाम गुफा जो है ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तो इसका जो है
2 हो जाएगा। 3 4 1 2, देखिए 3 4 1 2 आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है दोस्तों? तो ये आपका सी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, 3 4 1 2। यूपी पीसीएस प्री 2023 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। उत्खनन जो है या उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो है पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का जो प्रारंभ माना जाता है वो मध्य पाषाण काल माना जाता है। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2006 में ये सवाल पूछा गया था। और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम जो पूर्व में इसका नाम था, और इसके पहले जो है ये जो है होशंगाबाद था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलता है। और बागोर जो है ये भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ये जो साक्ष्य मिले हैं ये इस जगह से मिले हुए हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ये भी एक सवाल था, ये वन लाइनर है। और इसका भी जो सही जवाब है वो बागोर और आदमगढ़ हो जाएगा। आदमगढ़ कहाँ पे है? तो ये होशंगाबाद में मध्य प्रदेश, और बागोर जो है ये भीलवाड़ा राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। देखिए जो है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको मिलाना है। पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको मिलाना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, देखिए पैसरा कहाँ पे है, लेखैया कहाँ पे है, बीरभानपुर कहाँ पे है, और महादहा कहाँ पे है। सबसे पहले तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए महादहा की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं। और बीरभानपुर अगर हम देखें तो बीरभानपुर हमको जो है पश्चिम बंगाल में, ये हमको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और लेखैया की बात की जाए तो लेखैया कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में है ये भी। और फिर अगर पैसरा की बात की जाए तो पैसरा हमारा कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से पूछा है, किस किस जो है दृष्टि से? देखिए पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो अगर जो है पश्चिम में देखें तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा? तो पश्चिम में सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी कौन सबसे पहले आ जाएगा? तो सबसे पहले जो है हमारा कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ आ जाएगा, ठीक है। प्रतापगढ़ जो महादहा है, ठीक है, महादहा जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। और देखिए 4 अभी किस में है? तो ए में है और सी में है। तो ये पहला और जो है दूसरा और चौथा विकल्प तो ऐसे ही कट गया। अब आपका बचा ए और सी। इसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा जो उत्तर प्रदेश में है, लखैया आपका मिर्ज़ापुर में। तो 4 के बाद 2 आ जाएगा, तो 4, इसके बाद 2, तो 4 और 2 अभी तो दोनों में चल रहा है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? तो बिहार आ जाएगा, ठीक है। बिहार जो पैसरा जो है बिहार में है। तो ये हमारा एक आ जाएगा। तो ये आपका सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में जो है मध्य पाषाणिक स्थल जो है ये महादहा, पहले प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, फिर लेखैया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, फिर पैसरा जो है बिहार में, और बीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में। ये क्रम जो है इसका सही हो जाएगा। उल्टा बोले पूर्व से पश्चिम की ओर तो इसका उल्टा आपको मिला देना है। अगला सवाल देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2010 और यूपी आरओ 2013 मेंस में ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है हड्डी के उपकरण आपको प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए महादहा से भी प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी और डी दोनों हो जाएगा। देखिए मध्य पाषाणकालीन महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, और यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं, और सरार नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। इस प्रकार जो है सी और डी जो है दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है निकले हैं। एक ही कब्र से जो है 3 मानव कंकाल जो है निकले हैं। तो ये कहाँ से निकले हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दमदमा से। दमदमा से हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए मध्य घाटी के जो है प्रतापगढ़, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित जो है सरार जो है सराय नाहर राय जो है, इसी में आपको महदहा और दमदमा का उत्खनन आपको देखने को मिलता है। और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान जो है ज्ञात हुए हैं। इन समाधान में से 5 समाधान युग्म समाधान है, और एक समाधान में जो है 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष प्रावधानों में एक एक कंकाल जो है आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो है प्रारंभ हुई थी, तो ये कब से प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है।
नवपाषाण काल से या जो है मध्य पाषाण काल में या पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका नवपाषाण काल से जो है आपको खेती का प्रारंभ आपको देखने को मिलता है। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त जो है अनाज कौन था? मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले जो है इसने जौ को उगाया था, याद रखिएगा जौ को। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 1997 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है बार्ले, जिसको हम जौ कहते हैं, 8000 ईसा पूर्व के आसपास जो है भूमध्य सागर एवं जो है ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मानव के द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व जो है यह आपका गेहूं भी उगाया जाने लगा था। अगला सवाल देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं ये आपका कहाँ से मिलते हैं? तो ये लहुरा देव से मिलते हैं, याद रखिएगा लहुरा देव से। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और ये जो है यूपी लोअर में 2004 में, 2008 में, यूपी पीसीएस में 2007 में और 2010 में ये सवाल पूछा गया है। तो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये देखने लायक है और आप इसको देख भी सकते हैं। देखिए इसका जो है काफ़ी बड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश से संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। और यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच जो है चावल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है मेहरगढ़ ये था और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो है 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य जो है मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में आपको देखने को मिला था। यहाँ पर जो है चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। और उपयुक्त संदर्भों में यदि अब विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही रहेगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर जो है पूर्व की भांति हो जाएगा। याद रखिएगा पूर्व की भांति मतलब मेहरगढ़ हो जाएगा अगर लहुरा देव नहीं है तो। देखिए उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम जो है स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री मेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं? तो ये ऐसा कहाँ से हुआ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ से जो है पाषाण संस्कृति से लेकर जो है हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है ये प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए, नवदा टोली का उत्खनन जो है किसने किया था? नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो उत्खनन किया था तो किसने किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा HD संकालिया ने। HD जो है संकालिया ने इसका जो है उत्खनन कराया था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नवदा टोली जो है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसका उत्खनन जो है दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने करवाया था। और यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित प्रतापशाली ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व से जो है 1500 से 1300 के बीच जो है निर्धारित की जाती है। नवदा टोली देखिए A1 लाइनर में भी नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। देखिए वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किसके रूप में? तो ये जो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में समूह को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी और इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुंड स्टोन, कंदराएं या मेहिर। अगला सवाल देखिए, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो देखिए राग का टीला जिसको जो है किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं संगन कल्लू। ठीक है, संगन कल्लू जो है ये जो है यहाँ से राग का टीला जो है प्राप्त हुआ है संगन कल्लू से। अब संगन कल्लू आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपके कर्नाटक के मैसूर के पास आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित जो है संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन स्थल से जो है आपको जो है राग के टीले जो है प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है ये प्रागैतिहासिक कला के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भीमबेटका।
भीमबेटका में आपको शैल चित्रकारी बहुत ही अच्छे ढंग से देखने को मिलेगी। तो बी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का जो है श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की को जो है पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। यहाँ के शिलाश्रयों में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं और इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकंकर ने की थी। भीमबेटका शिलाश्रय यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर वन लाइनर भी आपके लिए दिया गया है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भीमबेटका से हुए हैं। और किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था, तो ये वी.एस. वाकंकर जी थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। देखिए गैरिक मृदभांड पात्र जो है ओसीपी का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो है ये हुआ था कहाँ पे, हस्तिनापुर में या नोह में या अहिछत्र में या लाल किला में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हस्तिनापुर में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण जो है गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति या ओसीपी कहा गया। बीबी लाल के निर्देशन में 1950 और 52 के दौरान हस्तिनापुर में हुए उत्खनन में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड जो है प्राप्त हुए थे और वहीं इसका जो है नामकरण किया गया था। अगला सवाल देखिए यूपी पीसीएस प्री 1997 का है। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो ताम्रपाषाण काल में ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से जो है प्राप्त हुआ है, मतलब मानव के साथ जो है कुत्ते के दफनाए जाने का जो है प्रमाण मिलता है। तो ये जो है कहाँ से इसका प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो ये बुर्जहोम से प्राप्त होता है। याद रखिएगा बुर्जहोम जो है ये जम्मू कश्मीर के जो है श्रीनगर में स्थित है। याद रखिएगा इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट जो है उत्तर पश्चिम में स्थित जो बुर्जहोम है, यहाँ से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का भी कंकाल समाधान से जो है ये प्राप्त हुआ है और गर्तावास के भी जो है साक्ष्य जो है यहीं से मिलते हैं। इसका भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए वन लाइनर में भी यहाँ आपसे पूछा गया है कि गर्तावास या गर्तावास के साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के जो है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखैया से। ठीक है, लेखैया जो है यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा जो है मानव कंकाल मिले हैं। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय में एक से अधिक मध्यपाषाणिक जो है संख्या एक से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ जो है सुरक्षित हालत में है और तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगोन जो विश्वविद्यालय है इसके जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की जो है अस्थियां मिली हैं। अगला सवाल देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा कारण, तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए कह रहा है विंध्य क्षेत्र के पाषाणकालीन युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में जो है गंगा घाटी में प्रवचन किया। ठीक है, मतलब ये विंध्य क्षेत्र के लोग जो है ये यहाँ से छोड़कर जो है गंगा घाटी में चले गए। कारण इसका क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में जो है शुष्कता का चरण था, मतलब यहाँ सूखा पड़ रहा था। तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, सूखे के कारण ही ये जो है विंध्य क्षेत्र की पाषाण युगीन लोग जो है यहाँ से इन्होंने प्रवचन कर दिया था और गंगा घाटी में चले गए थे। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी होने पर लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रव्रजन किया और इस काल में शुष्कता या सूखे का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन ही था। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं।
देखिए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, ये आपको बताना है। अब मानव समाज जो है विलक्षण तो है, और यह क्योंकि यह मुख्यतः जो है अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः जो है अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, औद्योगिक आदि ये सभी जो है अर्थव्यवस्था के स्वरूप होते हैं। और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया है, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। कौन से युग से? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला के ज्ञान के साक्ष्य तो हैं, लेकिन अभी तक सैंधव लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। अतः इसका निर्माण जो है इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि अब कैसे पता चलता है कि यह गैर आर्य थी? क्योंकि यह जो है सभ्यता जो थी यह नगरीय थी। याद रखिएगा, यह जो है नगरीय थी, और जो आर्य लोग की सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। तो इसी बेस पर यह कहा जा रहा है कि ये जो है गैर आर्यन सभ्यता थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व में रखे जाने का एक महत्वपूर्ण जो है कारक क्या है? वैसे तो कारक सभी है, लिपि भी है, नगर नियोजन भी है, और जो है तांबा और लोहा भी है क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं प्राप्त था, और आर्य लोग लोहे का ज्ञान जानते थे, उससे हथियार बनाते थे। लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका डी विकल्प हो जाएगा, मृदभांड। ठीक है, इसका डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन के आदि संदर्भ में जो है प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो है ये आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है, तो पहले जो है मृदभांड देखे जाते थे लाल रंग के, और आर्य के समय पर ये आपको धूसर मृदभांड आपको मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी जो है संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि अब सिंधु घाटी जो है संस्कृत जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखिए, इनके पास जो है सिंधु घाटी के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास जो है चित्रलेखीय लिपि थी, और इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था क्योंकि ये लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में लोहे का ज्ञान नहीं था और रक्षा शस्त्रों के अभाव था। ये लोग यहाँ से कोई हथियार जो है प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये आपका डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी जो है संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ये आपको बताना है। तो ये पुरातात्विक खुदाई ही जो है इसका प्रमुख स्रोत है। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? तो पूर्वी सीमांत का जो निर्धारण करता है ये आलमगीरपुर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक अगर पश्चिमी स्थल पूछा जाए तो ये आपका सुतकांगडोर हो जाएगा जो बलूचिस्तान में है। अगर पूर्वी पुरा स्थल पूछा जाए तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरास्थल जो है ये मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी पुरास्थल जो हो जाएगा ये आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने जो है भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों को सर्वप्रथम सीमित उत्खनन करवाया था, किंतु वह इसके जो है महत्व को समझ नहीं सके थे। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि इसको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और दिए गए कूट के माध्यम से आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? तो यह दयाराम साहनी ने करवाई थी। याद रखिएगा, तो ये आपका तीसरे से मैच हो जाएगा। देखिए, केवल और केवल सी विकल्प में ही तीसरा दिया गया है। ठीक है, तो बी हमारा हस्तिनापुर क्या हो जाएगा? ये बीबी लाल से हो जाएगा। बीबी लाल ने इसका जो है उत्खनन करवाया था 3-4।
और इसके बाद अगर हम देखें तो तक्षशिला का जॉन मार्शल ने 1913 से 34 के बीच में, तो ये 2 हो जाएगा। और कौशाम्बी का HNG जो है मजूमदार, तो 3 4 2 1 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो है पहले का मिलान जो है 3 से होना था, और किसी भी ऑप्शन में पहला जो है वो 3 के अलावा सब में देखिए 4 से मिलान हुआ था, इसीलिए एक ही ऑप्शन को हम मिलाकर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे यूपी आरओ और एआरओ में इस सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, और सेशन का हमारे लास्ट सवाल है कि इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा का ऊपर ही आपके लिखा भी हुआ है, तो हड़प्पा दयाराम साहिनी, तो ये तो सही हो जाएगा। और लोथल के बारे में अगर हम बात करें तो लोथल भी जो है SR राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। सुरकोटदा की बात की जाए तो JP जोशी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। लेकिन अगर हम जो है धौलावीरा की बात करें तो इसका खनन जो है RS बिष्ट के द्वारा किया गया था, RS बिष्ट के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ये जो है BK थापड़ के द्वारा नहीं किया गया था, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा था तो इसीलिए D विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहिनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। डी विकल्प आपका जो है सुमेलित नहीं है। तो आज के सेशन में जो है इतने ही सवाल थे दोस्तों। ये हमारा पहला सेशन था UPPSC जो है की बुक का, और इसमें हम जो है UPPSC के द्वारा 1990 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हम जो है इस सीरीज़ को जारी रखें या इस सीरीज़ को बंद कर दें, क्योंकि ये जो जितने भी आपके यूपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जहाँ पर भी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे, उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी लोग कहेंगे कि आप इसको कैरी करिए और आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड करिए, तो हम इसको जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे, इसको हम स्टॉप कर देंगे। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको KVS और NVS की क्लास जो है वो स्टार्ट करवा दी जाए या अभी कुछ दिन रुक कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।